हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल निकिता इंग्लिश क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे 200 इम्पॉर्टेंट ईडम फ्रेज जो यह बहुत बार रिपीटेड हुई है सारे एग्जाम में, जेएमपी टेट और 1, 2, 3, एसएससी सीजीएल, बैंक, रेलवे। तो यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम 200 पढ़ेंगे जो 50-50 करके, वन डे 50 फिर सेकेंड डे 50 ऐसे करके, जिससे आप लोगों को बर्डन हो। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला ईडम है बीट अबाउट अराउंड द बुश। बीट अबाउट मीन्स दैट होता है कोई चीज़ें, कोई बातें क्या करना, घुमा फिरा कर बातें करना, मतलब सीधी बात ना करके कैसे करना, घुमा फिरा, मेन टॉपिक पर ही बात ना करना। अराउंड से हम रिलेट कर लेंगे, अराउंड मतलब होना घूमना, तो वैसे ही कोई बातें क्या करके घुमा फिरा कर बातें करना। अराउंड द बुश या बीट अबाउट का मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना। तो इसकी इंग्लिश मीनिंग देख ले। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, मतलब मेन टॉपिक को क्या कर देना, अवॉइड कर देना। स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर, मतलब क्या करना, राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा कर बात करना। स्पीकिंग बेजली टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट, बेजली मतलब होता है आइस पर, सीधे ना कहकर, घुमा फिरा कर। ये तो बीट अबाउट या अराउंड द बुश, इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना। इसमें हम कीवर्ड पकड़ लेंगे, अवॉइड करके बातें करना, इग्नोर करके बातें करना, या राउंड ओवर के, ये सब मतलब वर्ड होंगे। तो इसका मतलब यही वाली फ्रेजेज होगी। ऐसे हम कीवर्ड करके याद कर लेंगे। बीट अबाउट या अराउंड द बुश का मतलब बुश का मतलब होता है घुमा कर, मतलब अबाउट करके, अवॉइड करके बातें करना, राउंड करके बातें करना, या वेजली तरीके से बातें करना। नेक्स्ट ईडम्स है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है सीक्रेट रिवील करना। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कोई सीक्रेट रिवील करना, वो भी एक्सीडेंटली, मतलब सडनली या अचानक से, अनजाने में भेद खोलना। इसका मतलब स्पिल द बीन्स का मतलब होता है अनजाने में भेद खोलना। डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली, या रिवील भी लिखा था, रिवील एक सीक्रेट, ये भी हम बोल सकते हैं, मतलब भेद खोलना। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रहस्य खोलना, ये भेद खोलना, या अनजाने में भेद खोलना। जहाँ सीक्रेट होगा रिवील द सीक्रेट, या डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली हो जाएगा, सडनली। कीवर्ड मतलब एक्सीडेंटली भी हो सकता है, सडनली, कई सारे वर्ड वो लगा के पूछ सकते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज नहीं होना है। यदि अचानक दिया हो या सीक्रेट दिया हो तो ये सब किसका हो जाएगा, ईडम, मतलब स्पिल द बीन्स का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी चीज़ होना, वेरी एक्सपेंसिव। तो जैसे हमारे मतलब एग्जाम्पल के लिए किसी व्यक्ति की क्या होता है, पैर टूट जाता है या भुजाएं, तो क्या होता है उसको दोबारा जोड़ना या ठीक करना क्या होता है, बहुत महंगा पड़ता है, उसमें बहुत पैसा लगता है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तो कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग का मतलब होता है बहुत महंगा होना या बहुत पैसा खर्च आना, वेरी एक्सपेंसिव, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होगी, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी या वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है वंस इन ए ब्लू मून। इसका मतलब होता है ईद का चांद होना या कभी कभार दिखना, मतलब भेयर रियली, भेयर दुर्लभ होना, दुर्लभ वस्तु, कोई वस्तु क्या हो, दुर्लभ हो। तो वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है ईद का चांद होना, कभी कभार ये दुर्लभ चीज, मतलब जो कभी कभार दिखे। ऑकेशनली, तो इसके कीवर्ड का हो जाएंगे वेरी, रियली, ऑकेशनली, ऑकेशनली, या इनफ्रिक्वेंटली। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, रियली एंड इनफ्रिक्वेंटली या ऑकेशनली। वंस ए ब्लू का माने का होता है ऑकेशनली, कभी कभार, या रियली एंड इनफ्रिक्वेंटली। तो वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है रियली, वेरी रियली, रियली या ऑकेशनली। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक। इसका मतलब होता है अपने किए का परिणाम भुगतना, मतलब हमने कभी गलत काम किया है तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता। तो फेस द म्यूजिक का होता है किसी चीज़ का, गलत किए गए कामों का सामना करना, फेस द म्यूजिक। इसको हम रिलेट कर लेंगे, जैसे आज हम स्टूडेंट हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे चल के हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो उसका हम क्या करेंगे, फिर फेस करेंगे, सामना करेंगे, मतलब किए गए परिणाम का भुगतेंगे। तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है किए गए परिणाम का भुगतना। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर मिस्टेक, अपनी गलती की पनिशमेंट को स्वीकार करना।
या गेट रिप्रीमाइंडेड, या टू बियर द कॉन्सिक्वेंस, ये एक्सेप्ट द ब्लेम, मतलब ब्लेम को एक्सेप्ट करना, ये सब कीवर्ड होंगे तो इसी का मतलब मीनिंग होगी। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है किए गए परिणाम का भुगतान करना या भुगतना। तो टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर मिस्टेक, या गेट रिप्रीमाइंडेड, या टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज एक्सेप्ट द ब्लेम, ये सब इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी। तो कैसे रिलेट करेंगे, जैसे क्या है, एक स्टूडेंट है, वो अभी नहीं पढ़ रहा है लेकिन बाद में उसको क्या है रिजल्ट अच्छा नहीं होता, इस अपने परिणाम का क्या है गलती का परिणाम का भुगतान भुगतेगा। तो इसी का मतलब होता है फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है अनहेल्दी, अनहेल्दी या इल होना, बीमार होना। अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार होना या अस्वस्थ होना, मतलब तबीयत सही न होना। द टू नॉट वेल, इसका कीवर्ड क्या हो जाएगा इंग्लिश में, टू नॉट वेल मतलब अच्छा ना होना। टू फील सिक और अनहेल्दी मतलब बीमार या अनहेल्दी महसूस होना। टू बी इन लो स्पिरिट मतलब लो स्पिरिट फील करना ये। तो अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार होना, अस्वस्थ होना या अच्छा महसूस नहीं होना। तो इसकी इंग्लिश में क्या है, टू नॉट फील वेल या टू फील सिक और अनहेल्दी, टू बी इन लो स्पिरिट। नेक्स्ट है आ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है आकस्मिक घटना, रियली नहीं कहेंगे, एक्सीडेंटली, सडनली। तो आ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जैसे आपदा होती है ना तो कैसी आती है बताकर थोड़ी होती, वो कैसी होती है एक्सीडेंटली, सडनली, कोई चीज़ मतलब आकस्मिक होना। तो आ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कोई चीज़ क्या होना आकस्मिक होना या बिना बताए होना, घटना होना, उसको क्या कहते हैं आ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे एक मैच है, मतलब मैच चल रहा है, ये उसका पूरा प्ले ग्राउंड है, ये यहाँ पे स्टैम्प है, यहाँ से बॉलर क्या है बॉल फेंक रहा है, तो क्या है स्टैम्प पे सीधे क्या कर देगा बोल्ट कर देगा, तो क्या होगा एक्सीडेंटली, वो पहले बताकर नहीं करेगा, वो मतलब अचानक से होगा। तो इसका मतलब होता है आ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कोई चीज़ क्या होना अचानक होना, एक्सीडेंटली होना, ये सडन। इसके कीवर्ड क्या हो जाएंगे, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समथिंग अनएक्सपेक्टेड मतलब एक्सेप्ट नहीं किए थे मतलब अचानक से होना, अनप्लीजेंट एंड कंप्लीट सरप्राइज, अचंभित, ये असडन क्लैमिटी, आपदा जैसे होती है ना, आपदा कैसे होती है सडन आकस्मिक होती है, एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, डिजास्टर भी क्या है तो ये बताकर नहीं आती कैसे होती है आकस्मिक होती है। तो ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कोई चीज़ क्या होना आकस्मिक घटना। तो हम इसमें कीवर्ड क्या पढ़ लेंगे, सडन हो जाएगा या अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा या सरप्राइज हो जाएगा, कंप्लीट सरप्राइज, ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है वरी द हेड चैट, इसका मतलब होता है झगड़ा समाप्त करना। तो टू मेक पीस, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, टू मेक मी पीस या टू एंड द क्वारल, मतलब टू एंड द क्वारल मतलब झगड़ा समाप्त करना, टू मेक पीस मतलब होता है शांति बनाना। मतलब बरी द हेड चैट का मतलब होता है कोई चीज़ झगड़ा है तो उसको क्या कर देंगे हम समाप्त कर देंगे। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो, टू मेक पीस और टू एंड अ क्वारल कह सकते हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड गोज चीज, इसका मतलब होता है निरर्थक, मतलब जिसका कोई सार्थक न हो ऐसी खोज करना, निरर्थक खोज करना जिसका कोई मतलब ना हो। द बिल्ड गोज चीज का मतलब होता है निरर्थक खोज करना, मतलब जैसे वाटर में हम क्या है शक्कर डाल देंगे तो उसमें हम क्या शक्कर खोज कर सकते नहीं कर सकते, क्या होगा हमारा यदि खोज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बिल्ड गो चेज, मतलब निरर्थक प्रयास करेंगे या निरर्थक खोज करेंगे उसमें। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगी, आ वर्थलेस हंटर चर्च मतलब बिना मतलब का हंट करना, या फर्टाइल सर्च, फर्टाइल मतलब होता है व्यर्थ, फर्टाइल मतलब होता है व्यर्थ खोज, या अनप्रॉफिटेबल एडवांचर मतलब जिसमें प्रॉफिट ना हो ऐसे एडवांचर को करना। तो वाइल्ड को चीज का मतलब होता है निरर्थक खोज करना जिसमें कोई सार्थक ना हो ना कोई लाभ हो, उसको कहा जाता है वाइल्ड गोज चीज। गोज नहीं है गूज चीज है, सॉरी। एट द 11th आवर, इसका मतलब क्या होगा, नेक्स्ट इडम क्या है एट द 11th आवर। तो इसका मतलब होता है लास्ट मोमेंट, वेरी लास्ट मोमेंट मतलब अंतिम मौका या अंतिम समय।
तो हम इसका कैसे डिलीट याद कर लेंगे, जैसे ये वॉच है, ये 12 है, ये 11, तो 11 क्या है, वॉच का क्या होता है, लास्ट आवर होता है, तो इससे रिलेट करके कर देंगे। एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट या जस्ट बिफोर द डेडलाइन। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट या जस्ट बिफोर द डेडलाइन, आखिरी मौके पर, मतलब आखिरी मौके पर। जैसे मैच चल रहा है तो उसको एक ओवर में कितने रन चाहिए था, 12, तो लास्ट मौके पर उसने क्या किया, छक्का मार मार के क्या कर दिया, मैच जिता दिया। मतलब उसने लास्ट मोमेंट में क्या कर दिया, मैच को पलट दिया, मतलब जीत की ओर ले गया। इसका मतलब यही एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट, अंतिम समय पर कोई चीज़ क्या हो जाना, बदल जाना। ये वर्ग 2 MP टेट प्री में पूछा गया थी वाला क्वेश्चन, एट द 11th आवर की ईडम पूछी गई थी। ब्लू वंस ऑन, नेक्स्ट ईडम्स है ब्लू वंस ऑन ट्रम्पेट। ऑन मतलब होता है स्वयं, वंस तो मतलब इसका मतलब होता है अपने मुंह मियाँ मिठू बन, या खुद की तारीफ करना। तो जहाँ ऑन वंस होगा तो इसमें वन सेल्फ शब्द हम कीवर्ड कर लेंगे, मतलब खुद की बड़ाई करना। तो प्रेज वन सेल्फ, टॉक बोस्टफुली अबाउट वन सेल्फ, मतलब खुद के बारे में बात करना, या टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट, अपनी अचीवमेंट के बारे में भी बताना। तो ब्लू वंस ऑन ट्रम्पलेट, इसका मतलब होता है अपनी बड़ाई करना, अपनी प्रशंसा करना, या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब अपनी बड़ाई करना। तो इसके इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगी, प्रेज वन सेल्फ, टॉक बोस्टफुली अबाउट वन सेल्फ, टू बूस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट। इसमें हम वन सेल्फ कीवर्ड कर लेंगे तो याद रहेगा हमेशा। इसमें क्या आ जाएगा, वन सेल्फ कीवर्ड आ जाएगा, जिस मतलब सेंटेंस में वन सेल्फ दिया रहेगा कि अपनी बड़ाई करना, अपने बारे में बातें करना, तो ये कीवर्ड रहेगा, तो इसका आंसर वही हो जाएगा। ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, इसका मतलब होता है तुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ना या बातचीत शुरू करना। ब्रेक द आइस का मतलब होता है जैसे आइस को हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, मतलब अपने सीक्रेट को क्या करेंगे, रिवील करेंगे, या कन्वर्सेशन शुरू करेंगे, इसका मतलब है। तो ब्रेक द आइस, आइस को क्या करना, मतलब तोड़ना, मतलब जो हम अपनी बातें रखे थे उसको क्या करेंगे, रिवील कर देंगे, ये अपने सीक्रेट को रिवील कर देंगे, या कन्वर्सेशन क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना या बातचीत शुरू करना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, इनिटिएट समथिंग। इनिटिएट का मतलब होता है शुरुआत करना, कुछ मतलब शुरुआत करना। टू स्टार्ट या कन्वर्सेशन मतलब बातचीत शुरू करना। टू मेक समवन कंफर्टेबल, टू ब्रेक अ पेनफुल साइलेंस, मतलब जो पहले क्या था, पेनफुल साइलेंस था, उसके बारे में फिर हम किसी से शेयर कर देंगे, कंफर्टेबल होगा। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना या बातचीत शुरू करना, स्टार्ट या कन्वर्सेशन। इंग्लिश में इसका मतलब कीवर्ड पढ़ लेंगे, और इनिटेट समथिंग। नेक्स्ट है गेट इनटू हॉट वाटर, तो इसका मतलब होता है मुसीबत में पड़ना। हॉट वाटर, गेट इनटू हॉट वाटर। तो हॉट वाटर जैसे ये गर्म पानी है, इसमें हम हाथ में डालेंगे तो हम क्या होगा, हमारा हाथ जल जाएगा, मतलब हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, ऐसे रिलेट करें। गर्म पानी में कभी हाथ डाल सकते हैं, नहीं, यदि डालेंगे तो क्या हो जाएगा, मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है मुसीबत में पड़ना। टू गेट इनटू ट्रेबल मतलब मुसीबत में आना। टू बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच यू कैन बी क्रिटिसाइज, ये डिफिकल्ट सिचुएशन, तो इसके कीवर्ड ऐड कर लेंगे जिसमें डिफिकल्ट सिचुएशन हो या इनटू ट्रेवल हो। तो गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है मुसीबत में पड़ना। टू गेट इनटू ट्रेवल या टू इन डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट इडम्स है हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है मतलब सटीक जवाब देना या बिल्कुल सही होना, मतलब हाँ ऐसा जवाब दें कि दूसरे व्यक्ति पर सीधे उसके हेड में चला जाए। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट मतलब ऐसी बातें करना कि उसको तुरंत समझ में आ जाए, मतलब सटीक बातें करना या बिल्कुल सही होना। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, से आर डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, मतलब सही बातें करना, एग्जैक्टली राइट, या टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर। तो इसका कीवर्ड क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली राइट, मतलब बिल्कुल सही बातें करना या सटीक बात करना। तो
हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है सटीक बातें करना या सही सही बातें करना, एग्जैक्टली राइट, ऐसे याद करेंगे। हैव एन एक्स टू ग्रिंड, इसका मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधे करना, इसका मतलब होता है अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व या टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव, मतलब अपने कार्य को बनना। नेक्स्ट है टू स्मॉल अ रेड, इसका मतलब होता है दाल में कुछ काला है। टू स्मॉल अ रेड का मतलब होता है दाल में कुछ काला है। तो इसमें हम इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगी, सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। डिसीट मतलब होता है धोखा और सस्पेक्ट मतलब होता है डाउट, संदेह। टू स्मॉल अ रेड का मतलब दाल में कुछ काला है या कुछ डाउट है। डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है। तो टू स्मेल अ रेड, इसका मतलब होता है दाल में कुछ काला होना। तो इसका कीवर्ड हो जाएगा सस्पेक्ट, अ ट्रिक या डिसीट हो जाएगा, या डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग। इसका कीवर्ड क्या क्या हो जाएगा, सस्पेक्ट हो जाएगा और समथिंग रॉन्ग। जैसे हम बोल देते हैं दाल में कुछ काला, तो इसका मतलब हुआ टू स्मॉल या रेड, इंग्लिश में बोलेंगे। कॉल इट अ डे, इसका मतलब होता है कोई मीटिंग अभी, अब ये मीटिंग अभी के लिए हम समाप्त कर लेते हैं, आज के लिए इतना ही है। जैसे कॉल इट ए डे, जैसे मैं बोल दूंगी कि अब 50 वर्ड हमने इडियम फ्रेजेस पढ़ लिए, तो कॉल इट ए डे अभी के लिए क्या है, इतना ही पर्याप्त, सफिशिएंट है। फिर अगले नेक्स्ट डे देखेंगे। तो इसका मतलब यही होता है कॉल इट ए डे का मतलब होता है आज के लिए इतना ही। कॉल इट अ डे, आज के लिए इतना ही। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, मतलब उसको स्टॉप करना, खत्म करना। टू गिव अ वर्क एंड गो बैक टू, और वर्क को क्या कर देना, छोड़ देना और गो बैक हो जाना। तो कॉल इट डे का मतलब होता है आज के लिए इतना ही। मतलब हमने 50 इडम फ्रेजें पढ़ लेंगे तो उसको बोल देंगे कॉल इट ए डे, नेक्स्ट डे फिर स्टार्ट करेंगे, मतलब आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो डिसाइड और एग्री टू स्टॉप समथिंग, मतलब उसको समाप्त करना, या टू गिव वर्क एंड गो बैक टू, इसकी इंग्लिश हो जाएगी। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब होता है जीव में सरस्वती का विद्वान होना, मतलब उसकी आवाज़ कैसी होना, अच्छी होना। वो मतलब बोलने में क्या हो, वाक कटुता होना। तो जीहा पर सरस्वती का वास या वाक कटुता की क्षमता, बोलने की बहुत अच्छी क्षमता होना, उसको कहा जाता है गिफ्ट ऑफ द गैप। वाक कटुता की क्षमता या जीहा पर सरस्वती का वास होना। जैसे लता मंगेशकर जी जो थी, उनकी आवाज़ में क्या था, गिफ्ट ऑफ द गैप था, मतलब सरस्वती माँ का विराजमान थी, उनकी जीभा पे क्या है, सरस्वती माँ विराजमान थी, ऐसे बोल सकते हैं। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है जीभा पर सरस्वती माँ का वास या वाक कटुता की क्षमता होना। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, मतलब बोलने की अच्छी क्षमता होना। इलोक्वेंटली वाक मतलब प्री बोली होना। टॉक्स वेल एंड परसीवली, मतलब ऐसे बोलना जो दूसरे को लुभाए। एबिलिटी टू कन्विंस। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है जीह पर सरस्वती का वास होना या बोलने की क्षमता अच्छी होना, व कटुता की क्षमता होना। नेक्स्ट है सी आई टू आई, इसका मतलब होता है पूर्णतः सहमत होना, एग्री होना। सी आई टू आई, यदि हम आमने सामने हैं तो कोई मीटिंग कर रहे हैं तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सहमत हो जाते, उसको क्या बोलेंगे, सी आई टू आई, मतलब सहमत होना, एग्रीमेंट होना, बी इन फुल एग्रीमेंट। सी आई टू आई का मतलब होता है फुल एग्रीमेंट, ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। जैसे मीटिंग चल रही है तो उन दोनों के बीच यदि एग्रीमेंट हो गया तो उसको हम क्या करेंगे, बी इन फुल एग्रीमेंट, ये सी आई टू आई। सिट ऑन द फेंस, इसका मतलब होता है दुविधा में होना या तटस्थ रहना। सिट ऑन द फेंस, क्या हम फेंस में बैठ सकते, नहीं बैठ सकते, मतलब दुविधा में। तो सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है दुविधा में होना। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, टू रिमेन न्यूट्रल, रिफ्यूज टू टेक साइड इन डिस्प्यूट, या हाल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियन, मतलब दो ओपिनियन होना। तो सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है तटस्थ रहना
या दुविधा में होना, मतलब कंफ्यूज होना, कि मतलब ये कार्य करूँ, टू बिटवीन मतलब कंफ्यूज होना, तटस्थ रहना या दुविधा में होना। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है। नेक्स्ट है टू फ्लॉग या बीट अ डील हॉर्स। इसका मतलब होता है टू फ्लॉग या बीट अ डेड हॉर्स। डेड हॉर्स का मतलब होता है मरा हो, मतलब जिसमें मुर्दे में क्या होता है, जान डालना। बीट अ डेड हॉर्स का मतलब होता है मुर्दे में जान डालना, मतलब वो मर भी गया फिर भी हम क्या करें, उसको दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेड हॉर्स रीड कर लेंगे। डेड मतलब मरा हुआ, तो इसका मतलब होता है मुर्दे में जान डालना। बीट अ डेड हॉर्स का मतलब होता है मुर्दे में जान डालना। इंग्लिश में क्या हो, टू अटेम्प्ट डू टू इम्पॉसिबल, मतलब जो कार्य पॉसिबल नहीं उसको हम क्या कर रहे हैं, इम्पॉसिबल कार्य को कर, असंभव कार्य को कर रहे हैं। आई वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन या फर्टाइल इफेक्ट या फुटाइल एफर्ट, मतलब बिना व्यर्थ का प्रयास कर रहे हैं, जो मतलब उसमें कोई लाभ नहीं है। जैसे हम क्या मरे हुए इंसान को जीवित कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये हमारा कैसा प्रयास है, फुटाइल। फुटाइल मतलब होता है व्यर्थ, एफर्ट। तो बीट अ डेड हॉर्स का मतलब होता है जिंदा मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना या असंभव काम करना। तो बीट अ डेड हॉर्स का मतलब होता है मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना या संभव काम करना। नेक्स्ट है अ ब्लेसिंग या बोन ए डिस्क्यूज। इसका मतलब होता है दुख में सुख का होना, दुख में सुख का होना। एन अपेरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट या इन हाइडर फेवर, दुख में सुख होना। तो इसका कीवर्ड हम कैसे याद कर लेंगे, जिसमें लिखा होगा मिसफॉर्च्यून और गुड रिजल्ट, मतलब अ ब्लेसिंग या बोन इन डिस्क्यूज। इसका मतलब होता है दुख में सुख का होना, दुख के रूप में सुख का आना। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, एन अपेरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट अ हाइडन फेवर, दुख के भेष में सुख। नेक्स्ट है अ फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मतलब होता है जब क्या है, असहज परिस्थिति, मतलब फिश क्या है, वाटर के बाहर होगी तो क्या वो सुरक्षित होगी, नहीं होगी, मतलब उसे हमेशा वाटर में ही रहना चाहिए। और वाटर के बाहर होगी तो उसके लिए वो क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, कठिन परिस्थिति होगी। तो अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है असहज परिस्थिति। इसकी इंग्लिश हो जाएगी एन अनकंफर्टेबल, अनफेमिलियर और अनसूटेबल पोजीशन या अ पर्सन आउट ऑफ अकस्टम्ड। तो अ फिश आउट ऑफ का मतलब अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है असहज परिस्थिति, मतलब अच्छी परिस्थिति ना होना। अनकंफर्टेबल, अनप्लीजेंट, अनसूटेबल या अ पर्सन आउट ऑफ अकस्टम्ड। तो क्या है, मछली पानी के बाहर होगी तो क्या वो अच्छी होगी, नहीं होगी, उसे कैसा फील होगा, अनकंफर्टेबल होगा, अनप्लीजेंट होगा, अनफेमिलियर होगी, अनसूटेबल, उसको मतलब सूट नहीं करेगा, अनसूटेबल होगा। तो ऑफिस आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है असहज परिस्थिति, मतलब अच्छी परिस्थिति न होना, अनफेमिलियर होना, अनकंफर्टेबल, अनसूटेबल। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ हैट या टाइम। इसका मतलब होता है बिना बहुत तेजी से, बिना किसी हिचकिचाहट से तुरंत घटित हो, मतलब कोई कार्य बिना हिचकिचाहट के करना या तुरंत घटित होना। विदाउट एनी हेजिटेशन, ये इंस्टेंटली या विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैंड, मतलब बिना प्लान किए ही अचानक से होना या तुरंत घटित होना, उसको क्या कहा जाता है, एट द ड्रॉप ऑफ हैट या टाइम। एट द ड्रॉप हैट ऑफ टाइम का मतलब होता है विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के कार्य होना या इंस्टेंटली तुरंत घटित होना या विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर, बिना प्लान किए हुए कार्य होना, उसको क्या कहा जाता है, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट टाइम। नेक्स्ट है होल्ड योर हॉर्सेज। होल्ड मतलब पकड़ कर रखना, तो पकड़ कर वही रखेगा जिसके पास क्या होगा, पेशेंस होगा। तो होल्ड योर हॉर्सेज का मतलब होता है बी पेशेंस या स्लो डाउन या टू रेस्टेन वन सेल्फ। तो होल्ड योर हॉर्सेज का मतलब होता है वो होल्ड हॉर्सेज को पकड़ कर तभी रखेगा जिसके पास क्या होगा, पेशेंस होगा, धैर्यवान। तो होल्ड योर हॉर्सेज का मतलब होता है बी पेशेंस, धैर्यवान, धैर्य रखना, मतलब बी पेशेंस, धैर्य रखना। होल्ड योर हॉर्सेज का मतलब होता है
बी पेशेंस, ये स्लो डाउन या टू रिस्टेंस वन से। नेक्स्ट है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ये तो सब कोई जानता है, इसका मतलब होता है हैवी रैन या डाउनपुर, मूसलाधार बारिश होना। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है रेनिंग एक्सट्रीमली हैवली, ये है अ वेरी हैवी डाउनपुर। नेक्स्ट है लीव नो स्टोन अटर्न, इसका मतलब होता है हर मुमकिन प्रयास करना या खून पसीना एक कर देना, दिन रात मेहनत करना। लीव नो स्टोन अटर्न मतलब कोई बहाना किए ही दिन रात कर देना, कोई मतलब किसी को चीज़ को पाने के लिए दिन रात मेहनत करना या खून पसीना करना या हर मुमकिन प्रयास करना, इसका मतलब यही होता है लीव नो स्टोन अटेंडेड। ट्राइस एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए हर संभव प्रयास करना। तो लीव नो स्टोन अटेंडेड का मतलब होता है खून पसीना एक करना या हर मुमकिन प्रयास करना, मतलब ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को पाने के लिए हर संभव प्रयास करना। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब होता है भेद खोलना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, का बैग में कैट रह सकती नहीं रह सकती, तो उसको हम सीक्रेट नहीं रख सकते, तो इसका मतलब होता है लेट द कैट आउट द बैग का मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली बाय मिस्टेक, मतलब लापरवाही से किसी का सीक्रेट रिवील कर देना, भेद खोलना, उसको क्या कहा जाता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट है आ हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, हार्ड मतलब कठिन, नट नेट टू क्रैक तो लोहे के चने चबाना या मुश्किल काम करना। तो आ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है लोहे के चने चबाना या मुश्किल काम करना। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को क्या कर दिया था, लोहे के चना चबाई थी या उसको भगा दी थी। तो डिफिकल्ट टास्क, इसको ऐसे रिलेट नहीं करेंगे, गलत होगा। आ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, मतलब लोहे के चने चबाना, मतलब जैसे एसएससी सीजीएल एग्जाम निकालना क्या है बड़ा कठिन है, या पीएससी एग्जाम निकालना क्या है बड़ा कठिन है, यूपीपीएससी, तो उसको हम बोल सकते हैं आ हार्ड नेट टू क्रैक, मतलब उसको एग्जाम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोहे के चने, यह मुश्किल काम होता है। यूपीपीएससी एग्जाम निकालना क्या होता है आ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब मुश्किल काम, इससे रिलेट कर लेंगे। बल्कि यूपीएससी के एग्जाम कैसा होता है आ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब उस एग्जाम को निकालना लोहे के चने चबाना जैसे है या मुश्किल काम करना। इंग्लिश में क्या हो जाएगी डिफिकल्ट टास्क या टफ चैलेंज या डिफिकल्ट पर्सन एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु हैज हार्ड टू कन्विंस। तो याद हो जाएगा ना आ हार्ड नट टू क्रैक, जैसे हमें यूपीपीएससी का एग्जाम निकालना कैसा होता है लोहे के चने चबाने के समान होता है, ये कठिन होता है, डिफिकल्ट टास्क होता है, ये टफ चैलेंज होता है, ये ए डिफिकल्ट पर्सन, ऐसे रिलेट करके याद करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। आज हमने 50 ईडियम फ्रेजेस पढ़ चुके हैं, जो यह एसएससी सीजीएल CHSL बैंक ये एमटी टेट वर्क 1 में बार बार रिपीटेड